वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर वे वी हैव ड्रॉप्ड इट। हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो हम जो इर्रेशनल चीज़ें होती हैं किसी भी रिलीजियस आइडियोलॉजी के अंदर, जो कि अल्टीमेटली रैशनल माइंड्स को लेकर जाती हैं टुवर्ड्स थिंकिंग और टुवर्ड्स रैशनैलिटी। हम उस चीज़ को जो थे वो देख रहे थे, हम उसको एनालाइज कर रहे थे। फर्दर जो है हम एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो आमतौर पे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टीजिंग होता है, या टीजिंग का लफ्ज़ नहीं हम यूज़ करते, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि हम डॉक्टर फास्टस को एक मॉरल ट्रेजेडी के तौर पे लेते हैं, या हम इसको एक ट्रेजेडी के तौर पे लेते हैं। ये मॉरल ट्रेजेडी है और ये सिंपल ट्रेजेडी है, या आप दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं इस डॉक्टर फास्टस अ ट्रेजेडी और ए मॉरल प्ले। दोनों में फ़र्क होता है ना। इस डॉक्टर फास्टस अ ट्रेजेडी और ए मॉरल प्ले। फ़र्ज़ करें आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि फास्टस जो है ये एक मॉरल प्ले है। आपके अपने आर्गूमेंट्स हो सकते हैं इस चीज़ के हवाले से, या फास्टस जो है ये एक ट्रेजेडी है, जिस तरह की टिपिकल ट्रेजेडी होती है डिफाइंड बाय अरिस्टोटल ऑफ कोर्स, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अपनी डिस्कशन को आगे की तरफ लेकर बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम डॉक्टर फास्टस को यहाँ पर लेते हैं एक मॉरल प्ले के तौर पे। अच्छा, मॉरल प्ले कैसे बनता है? ठीक है, मिडीवियल एज को हम डिस्कस कर रहे थे अभी, उसी को हम थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। और जैसे मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया है कि मिडीवियल एज के अंदर देयर वर सर्टन मोरालिटीज़, और अगर आप उन मोरालिटी से डिविएट होते हैं या आप उनको वायलेट करते हैं, यू विल बी ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट, you will be isolated, or you will be socially excommunicated, or in other words God will punish you in this world and God will make you a sort of example for the rest of the people. और हम कहेंगे कि yes, this man was a sinful man, he has crossed the set limits of God, he deviated from the right path, he has crossed his appointed circle, so he was rightly punished. इसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था। यानी कि इसके साथ पोइटिक जस्टिस हो गया है। पोइटिक जस्टिस क्या है? गुड फॉर गुड, बैड फॉर बैड, सिंपल। तो फास्टस को अगर आप टिपिकल क्रिश्चियन मोरालिटी के हवाले से देखते हैं, या क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के हवाले से देखते हैं, सिंस ही हैज़ डिविएटेड हिज वे, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, श्योरली ही हैज़ डिविएटेड हिज वे, he has violated the principles of Christianity and he didn't behave like a true Christian. जो भी उसने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, the way he has pledged his soul, you know about everything, ठीक है, प्ले तो सारा हम पढ़ चुके हैं। तो उस हवाले से अगर आप देखते हैं फास्टस को, तो ये एक मॉरल प्ले के तौर पे सामने आता है। मॉरल प्ले क्या होता है? अ प्ले दैट विल गिव यू ए सॉर्ट ऑफ मॉरल लेसन। And what is the moral lesson in this drama that look towards the end or the downfall of Dr. Faustus, as he has challenged the ways of God, he has challenged the principles of God, he has deviated the ways of God, and God has punished him. और आप कहेंगे कि yes, he himself is responsible for this punishment. No one else is responsible for his downfall but Faustus himself. No one has forced him to choose this path. He himself has selected this path for himself, and now he is punished, and now he must accept his punishment. अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करता चलूँ कि मार्लो का पर्सनल नुक्ता नज़र क्या था इस वाले से। हम आमतौर पे कहते हैं कि जो कोरस होता है ना, इसकी ओपिनियन बहुत ऑब्जेक्टिव होती है, और जो कोरस होता है नेसेसरली वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड के ऊपर आपको पता है कि छोटा सा आपको एक पैराग्राफ नज़र आता है कोरस की सूरत में, स्ट्रामा के एंड के ऊपर। अगर आप उस कोरस को अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो जो कोरस है ना, वो हमें यही बता रहा है दैट ही इज़ राइटली पनिश्ड, एंड दिस इज़ ए काइंड ऑफ लेसन फॉर एवरीवन। Whoever is reading this play, he must learn this point,
that if you are going to deviate from the ways of God, God will punish you, and then you cannot question about that punishment. हाँ, बीच में ये ज़रूर होता रहा है, फास्टिस को कई ऐसे मौके मिलते आए हैं, कई ऐसे मौके मिलते आए हैं कि जहाँ पर उसे रिपेंटेंस के मुतल्लिक या उसे नेकी की तरफ, क्रिश्चियनिटी की तरफ आने के चांसेस मिले, गुड एंजल, ओल्ड मैन एक्सेट्रा। लेकिन दूसरी तरफ जो थी वो एक मटीरियल वर्ल्ड की एक अट्रैक्टिवनेस थी, और इन अदर वर्ड्स मीन कि सैटनिक वर्ल्ड की एक अपनी अट्रैक्टिवनेस थी। सो ही वॉज अनएबल टू कम आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ ईवल, एंड फाइनली ही वॉज कम टू हिज desires, his cheap desires, worldly desires. Since he was not having the bravery and the courage to move against his physical carnal desires, so finally God has punished him. So from that angle, अगर आप medieval angles इसको देखते हैं तो डॉक्टर फास्टिस जो है ये necessarily एक moral play के तौर पे सामने आता है। ठीक होगी बात? फिर हम इसको ये नहीं कहते ओ हो डॉक्टर फास्टिस साहब बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मीन ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज अ लर्नड मैन, ही वांट्स टू नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, एंड लुक व्हाट गॉड हैज़ डन विद हिम, गॉड हैज़ पनिश्ड हिम, सो दिस इज़ हिज ट्रेजेडी। फिर आप इसको इस अंदाज से नहीं देखेंगे। आई होप सो कि जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गया है। दूसरा नुक्ता जो है वो यहाँ पर कि हम इसको एक रेनेसा के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। रेनेसा क्या है? द वर्ड रेनेसा मीन्स द रीबर्थ ऑफ नॉलेज। और रेनेसा अपने साथ किस चीज़ को लेकर आया? लस्ट फॉर लर्निंग, लस्ट फॉर नॉलेज, लस्ट फॉर पावर, एंड लस्ट फॉर वेल्थ। टू गेट वेल्थ, टू गेट पावर, टू गेट कंट्रोल, एंड रेनेसा हैज़ मेड यू ब्यूटी कॉन्शियस एज वेल। आपके अंदर एक जो सेंस ऑफ ब्यूटी थी, ठीक है, रेनेसा ने इस चीज़ को आपके अंदर इंजेक्ट किया, बेसिकली इनकलकेट किया इस फीलिंग को आपके अंदर। वो आपने वो उसकी देखी ना जो एपिसोड थी बीच में उसकी हेलन के हवाले से, तो वो जो हेलन के हवाले से मीन ही वॉज बिकमिंग सो मच इन्फेचुएटेड, दैट वॉज हिज सेंस फॉर ब्यूटी, हिज सेंस ऑफ ब्यूटी ऑफ कोर्स, दैट ही वांट्स टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एलिजिडली और स्पेयर्सली आप कह सकते हैं। तो ये अगर आप इसको रेनेसा के हवाले से देखें इस प्ले को, तो हम इस प्ले को एक ट्रेजिडी के तौर पे ले सकते हैं, बिकॉज फास्टिस वाज ए लर्नड मैन, ही वाज ए स्कॉलर, ही हैज़ लर्न सो मैनी थिंग्स, ही वाज हैविंग सो मैनी अचीवमेंट्स इन हिज बैक। फ्रॉम ए ज़ीरो ही बिकेम अ हीरो इन द यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, एंड स्टिल he wants to know so many other aspects of this universe. He wants to get greater knowledge of this universe. तो उसके लिए वो एफ़र्ट भी करता है, और वो एफ़र्ट है, कैसी एफ़र्ट है? फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। ये पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा अगर आप इसको एक ट्रेजेडी के तौर पे लेना चाहते हैं। फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज हिज क्रिश्चियन सोल। Okay, fine, religion is a secondary thing for me. Okay, fine, I can face God after my death. But I want to get knowledge, knowledge at any cost. वो जो एक स्पिरिट ऑफ रेनेसा है, लस्ट फॉर नॉलेज। तो वो जो लस्ट फॉर नॉलेज है, वो नॉलेज क्या है? नॉलेज एट एनी कॉस्ट, इवन एट द कास्ट, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ योर सोल, योर क्रिश्चियन सोल। And he has done this thing. He has pledged his soul. He has pledged his soul for 24 years. And for 24 years, he will get the knowledge about the secrets of this universe. Since he has pledged his soul, so after his death, his soul will be claimed by the evil forces, by Satan. और फास्टिस ने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, स्पेशली जब उसने इस एडवेंचर की तरफ जाने की कोशिश की, कि ये कोई बड़ा महंगा सौदा नहीं है। ठीक है, एक तरफ 24 ईयर का नॉलेज है और दूसरी तरफ मेरी क्रिश्चियन सोल है। एंड सिंस ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट डेथ एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ,
और उसके नज़दीक बहुत सी चीज़ें जो क्रिश्चियन मोरालिटी ने या क्रिश्चियनिटी उसको सिखाई थी अबाउट डेथ एंड लाइफ हियर आफ्टर, वो बहुत सी चीज़ें मिथिकल थी, मिथोलॉजिकल थी, उनका कोई रैशनल प्रूफ नहीं था उसके पास। और उस चीज़ के मतलब वो बीच में जिक्र भी करता है, वो बीच में टेक्स्ट है, उसको ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे वो इस चीज़ का जिक्र करता है, येस आफ्टर डेथ एवरीथिंग विल बी डस्ट एंड फास्टर्स नीड्स नॉट टू गेट वरीड अबाउट दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ, नथिंग विल हैपन, दीज आर मियर मिथ्स। ये मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट तो नहीं इस वक्त मेरे माइंड में, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट ऑफ कोर्स दैट पैराग्राफ, दोज लाइन्स आर देयर इन द प्ले, सो ट्राई टू फाइंड दैट आउट। आप उसको कोट कर सकते हैं यहाँ पर। तो फास्टस के मुताबिक जो इटर्निटी है ये एक क्रिश्चियन जो है मिथोलॉजी है, ये मिथ है। तो मैं मिथ को फॉलो नहीं करूँगा। एज आई एम हैविंग ए ट्रू स्पिरिट ऑफ रेनेसां इनसाइड मी, आई वुड लाइक टू गो एंड गेट नॉलेज। ठीक होगी बात। तो उस हवाले से हम यानी कि ये कह सकते हैं कि कभी हम जब यूनिवर्सिटी में होते थे, वी यूज्ड टू कॉल फास्टस एज द मार्टर ऑफ नॉलेज, शहीद इल्म, मार्टर ऑफ नॉलेज, दैट ही हैज़ embraced martyrdom for the sake of knowledge. So it was knowledge that was prior to everything. और देखिए इसने यूरोप को, ये जो एक स्पिरिट ऑफ रेनेसां है, ये जो लस्ट फॉर नॉलेज है, इसने यूरोप को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया था। ठीक होगी बात। और वो एक ऐसे रैशनैलिटी की तरफ चल पड़े कि अल्टीमेटली फिर उनका रास्ता रोका नहीं गया। एंड लुक आफ्टर दिस दे हैव मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है। और वो ये चीज़ें अब नहीं सोचते थे कि व्हाट रिलीजन से अबाउट दिस थिंग, वो क्या चीज़ें सोचते थे, व्हाट रैशनैलिटी सेज अबाउट दीज थिंग्स, व्हाट साइंस सेज अबाउट दीज थिंग्स। तो उन्होंने चीज़ों को साइंटिफिकली एनालाइज करना सीखा, बजाय इसके कि वो चीज़ों को रिलीजियस मिथ्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होकर देखें। तो ये एक ऐसा कंजक्चर है, ये एक ऐसा जंक्शन है, आप कह सकते हैं कि फास्टस आपको ना सिर्फ मिडीवियल मोरालिटी के क्रिटिक के तौर के ऊपर सामने नज़र आता हुआ दिखाई देता है, इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ रेनेसां। तो एक स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर का क्या काम होता है, वो चीज़ों को दोनों अंदाज से एनालाइज कर सकता है। ठीक है। वो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, उनको निगेट कर सकता है, उनको चैलेंज कर सकता है, और वो इक्वल फैसिलिटी के साथ उनको डिफेंड भी कर सकता है। जैसे हम अभी फास्टस के करैक्टर को डिफेंड भी कर सकते हैं, दैट वॉट एवर ही हैज़ डन इट वॉज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द कैनन सेट बाय द स्पिरिट ऑफ रेनेसां, नॉलेज एट एनी कॉस्ट। ठीक है। आई होप सो ये पॉइंट काफ़ी एलेबोरेट हो गया है। और अब अगर आप इसको ट्रेजेडी के तौर पे लेंगे तो आपको समझ आ गई है कि हमने इसको ट्रेजेडी के तौर पे किस तरह से एनालाइज करना है। फाइन। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉलेज, हमने बहुत बात की ना नॉलेज के हवाले से। तो नॉलेज तो गॉड ही नेवर फॉरबिड यू टू गेट नॉलेज। ठीक है। गॉड जो है वो तो इनकरेज करता है, ओके फाइन, ट्राई टू एक्सप्लोर माई यूनिवर्स। आप देखें कुरान पाक को पढ़कर देखें, आपको तरह तरह की इस तरह इस हवाले से आयात मिलती हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला खुद इंसान को इस चीज़ के मतलब इनकरेज करता है, उसे कहता है ट्राई टू एक्सप्लोर माई यूनिवर्स। लेकिन इस दावत के साथ साथ अल्लाह ताला इंसान के ऊपर कुछ लिमिटेशन को भी इम्पोज करता है। फॉरबिडन नॉलेज, नेक्रोमेंसी ऑफ कोर्स इज़ अ नॉलेज, है ना, नॉलेज है ना। हम सब कितने जानते हैं ब्लैक आर्ट को, ब्लैक मैजिक को, हमें से कोई जानता है? नो वन इज़ एक्सपर्ट इन ब्लैक आर्ट और ब्लैक नॉलेज और नेक्रोमेंसी ऑफ कोर्स, बट स्टिल नेक्रोमेंसी इज सपोज्ड टू बी अ नॉलेज। और मिडीवियल एज में जो है ना एक बड़ी फ़ाइन लाइन, मिडीवियल और रेनेसां में एक बड़ी फ़ाइन लाइन जो थी वो ड्रॉ की जाती थी। ठीक है। और रेनेसां में बहुत से जो लोग थे उनके नज़दीक जो नेक्रोमेंसी थी इट वाज ए सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। बात को समझिएगा ज़रा, नेक्रोमेंसी वाज रिगार्डेड एज ए साइंटिफिक नॉलेज इन रेनेसां, थोड़े से मुख्तात तरीके के साथ।
वजह क्या थी कि इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी इन्वॉल्व थी, इसके अंदर एस्ट्रोनॉमी भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, ये जो सितारों की हरकत और ये वो सब कुछ। तो उस हवाले से इसको एक साइंटिफिक नॉलेज के तौर पर भी लिया जाता था। इट वाज नॉट रिगार्डेड कम्प्लीटली एज ब्लैक आर्ट और ब्लैक मैजिक। तो उस हवाले से अगर फास्टस ने इसकी तरफ स्टेप लिया सो ही वाज राइट इन सो मेनी वेज। तो हम बात ये कर रहे थे कि अल्लाह ताला जहाँ पे इंसान को नॉलेज के लिए इनवाइट करता है वहाँ पर वो कुछ लिमिटेशन भी लगाता है। उन लिमिटेशन में से एक लिमिटेशन क्या थी? टू स्टे अवे फ्राम फॉरबिडन नॉलेज। एंड व्हाट वाज दैट फॉरबिडन नॉलेज? ये इम्पोजिशंस जो थी ये शुरू से लगती आई हैं, एडम पे भी थी, इम्पोज किया गया था उसके ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शन को। वो कौन सी इम्पोजिशन थी जो इम्पोज की गई थी? फॉरबिडन ट्री, फॉरबिडन ट्री, ठीक है। तमाम की तमाम जन्नत जो है ओके फाइन इज फॉर यू, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू गो नियर दैट फॉरबिडन ट्री। लेकिन दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक सेंस ऑफ क्यूरोसिटी भी रखी है। ही इज़ एम्बिशियस बाई नेचर, और उसे अट्रैक्टिवनेस फील होती है ऐसी चीज़ों में जिनके मतलब उसको मना कर दिया जाता है। वी फील मोर अट्रैक्टेड। सॉरी, हाँ हाँ, और ये मीन अगर एक चीज़ फॉरबिडन है फिर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट क्यों किया? तो मैं इस क्वेश्चन को इस अंदाज से देख लेता हूँ कि अगर एक चीज़ को अल्लाह ताला ने फॉरबिडन बनाया है, ओके फ़ाइन, ही इज़ ए क्रिएटर, ही कैन डू एनीथिंग, ये उसकी मर्ज़ी, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे लिए ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे अंदर उसने एक सेंस ऑफ क्यूरोसिटी क्यों रखी है? फरिश्तों में नहीं रखी हुई उसने, फरिश्तों में नहीं है ये चीज़। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने तजस्सुस को रखा हुआ। वजह क्या है? यही वो रीज़न थी दैट मैन इज़ रिगार्डेड बेटर देन एंजल्स, कि आपको जो टेस्ट है, आपको जो ट्रायल है, इट इज़ मोर स्ट्रिक्ट एज़ कम्पेयर टू एंजल्स। एंजल्स कैन नॉट कमिट सिन, दे आर नॉट एम्बिशियस, दे आर नॉट क्यूरियस, दे हैव नो मोर क्यूरोसिटी, दे बिलीव इन सिंपल थिंग्स, दे आर हैविंग वन डायरेक्शनल माइंड। और जो वन डायरेक्शनल माइंड है वो क्या है? गॉड इज़ देयर एंड वी आर बॉर्न टू वर्शिप हिम। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने क्यूरोसिटी को रखा, द एलिमेंट ऑफ क्यूरोसिटी इज़ देयर। हम भी अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान रखते हैं, अकीदा है हमारा, लेकिन हमें दुनिया के अंदर मौजूद बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं अट्रैक्ट? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर सेंसेस ऐसे रखे हुए हैं, वो जो सेंसेस हैं वो उनकी अट्रैक्टिवनेस को कैच करते रहते हैं, और हमारे अंदर एक एलिमेंट ऑफ क्यूरोसिटी डेवलप होता रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्यूरोसिटी वी वांट टू एक्सप्लोर दोज थिंग्स। तो जब हम उनको एक्सप्लोर करने के निकलते हैं, समटाइम्स वी डू क्रॉस आवर लिमिट्स एज फास्ट एज डन। नहीं, वो जो क्यूरोसिटी का एलिमेंट था, इट वाज डेवलप्ड लेटर ऑन। Yes, it was developed later on when he has refused and he became fallen angel. ठीक है, शुरू में तो उसने सिर्फ क्वेश्चन किया था, वाई, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर उसने क्वेश्चन किया था तो उसको क्वेश्चन करने की हिम्मत, ताकत, इस्तात वो कहाँ से मिली थी? पॉसिबली फ्रॉम द क्रिएटर। अल्टीमेटली आई मीन ही हैज़ टू रन दिस यूनिवर्स। सो वी विद आवर लिमिटेड विजडम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। जैसे आप कह रहे थे ना कि दिमाग घूम जाता है ऐसी बातों को सोच कर, तो वो घूम जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारे दिमाग की भी लिमिटेशन है ना, हमारे देखने की भी एक खास सलाहियत, हम उससे आगे देख नहीं सकते हैं। होराइज़न पे जाके हमारी नज़र ख़त्म हो जाती है। इसी तरह हमारी सोच की भी एक हद है, उससे आगे हम चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज द विजडम ऑफ गॉड इज़ अनलिमिटेड एंड द विजडम ऑफ मैन इज़ वेरी लिमिटेड। We with our limited wisdom we cannot understand the unlimited wisdom of God, and this is the source of confusion basically, ठीक है, जिससे वो हमारा माइंड जो है वो स्पिन करता है। और स्पिन करना चाहिए, अच्छी बात है, यही चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर भी करती हैं। ओके फ़ाइन। अच्छा जी, जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दी इस चीज़ को कि जो थियोलॉजी कहने लगा था, नेक्रोमेंसी जो थी, इट वाज रिगार्डेड ए सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ऑन दैट टाइम because of its link to astrology and astronomy. So Faustus has taken interest in this knowledge
बाय नेगेटिंग ऑल अदर फील्ड्स ऑफ नॉलेजेस। वो आपने देखा शुरू के पेजेस के अंदर, तो उसने इस तरफ आया बिकॉज इट वाज ए काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर नॉलेजेस बिकॉज दिस नॉलेज विल गिव हिम द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स एंड ही वाज रेडी टू नो अबाउट द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स इवन एट द कास्ट ऑफ हिज सोल बिकॉज ही वाज ए लवर ऑफ नॉलेज। तो हम इसको रेनेसां के पर्सपेक्टिव से ऐसे ले सकते हैं। प्लस मीन व्हेन ही स्टार्टेड टू गेन दैट नॉलेज ही हैज़ डेवलप्ड a further sort of ambition. And what was that ambition? Why not to become godlike? Look, if I am going to get this sort of power, that type of power, if I am going to get the wealth of the world, if I am going to get unlimited power, I can control the human beings, I can control the societies. वो देखें वो कैसे, वो जर्मनी का उसने प्लान बनाया हुआ था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पूरी वाल एक इरेक्ट कर दूंगा, फिर मैं उसे कंट्रोल करूंगा, आई विल गेट सच ए ह्यूज काइंड ऑफ आर्मी, ये वो सारा। तो ये सारे के सारे एम्बिशंस जो थे वो क्या थे? पावर से रिलेटेड एम्बिशंस थे, दैट ही वांट्स टू कंट्रोल द सोसाइटी एंड द अदर ह्यूमन बीइंग्स, अदर नेशंस। ठीक है, तो वो अपने अंदाज से एक कॉलोनाइज़र था जो रेस्ट ऑफ द यूरोप को कॉलोनाइज करना चाहता था बाय यूजिंग हिज ओन पावर्स, ब्लैक पावर्स। जी, हम अपने लेक्चर को रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम फर्दर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे भी हमने डिफ़ाइन किया कि रेनेसां और मिडीवियल के अंदर जो एक क्लैश आता है वो ये आता है कि रेनेसां में जो लोग थे वो इस बात के ऊपर बिलीव करते थे कि जो मिडीवियल क्रिश्चियनिटी है या जो मिडीवियल मोरालिटी है, इट इज़ मोर मिथिकल एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद रियलिटी। हम कहते हैं जो मार्लो है, ही इज़ एन एथीस्ट, ठीक है। तो एथीस्ट कौन है? मीन कि जो गॉड को एनालाइज करता है ऑन द बेस ऑफ रैशनैलिटी। तो रैशनैलिटी क्या कहती है? सिंस आई कैन नॉट सी गॉड विद माई ओन आइज़, सो सीइंग इज़ बिलीविंग। सो इफ़ आई कैन नॉट सी हिम विद माई ओन आइज़, सो इट मीन्स गॉड इज़ नॉट देयर। तो मैं उस चीज़ पर यकीन करता हूँ जिसको मैं देख सकता हूँ, जिसको मैं छू सकता हूँ, जिसको मेरे पेंटर सेंसेस अप्रूव करते हैं। और जिस चीज़ को मेरे पेंटर सेंसेस अप्रूव नहीं करते, मेरे लिए वो सुपर नेचुरल है, मेरे लिए वो सुपर नेचुरल है। और जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको हम अपनी नेचुरल पावर्स के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो रेनेसां में ये कॉमन परसेप्शन थी कि जितनी भी मिडीवियल मोरालिटी है या जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं, दे आर हैविंग देयर बेसिस ऑन मिथोलॉजी, दे आर मोर मिथिकल, दे आर नॉट रैशनल। So in other words, the clash between medieval age and the clash between Renaissance is a clash between morality, religion, and on the other side there is standing rationality, wisdom. तो ये एक clash of wisdom और clash of blind faith है। बाकी फाइनली मीन कि अगर हम इस प्ले को एंड की तरफ लेकर जाएं, ये तो हमने दोनों चीज़ों को एनालाइज कर लिया ना कि आप अगर फास्टस को मिडीवियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं देन हाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्ले, और अगर आप इसको रेनेसां के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फास्टस जो है ही बिकम्स ए सॉर्ट ऑफ हीरो, अ मार्टर ऑफ नॉलेज। वहाँ पे वो हीरो नहीं है, वहाँ पर आप क्या कहते हैं, जो हुआ है ठीक हुआ है, पोएटिक जस्टिस हुआ है। अब एंड में जाके कंक्लूड क्या करेंगे हम? ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है चीज़ों को कंक्लूड करने के हवाले से। एक तो ये है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इंडिविजुअली इस प्ले को कंक्लूड कर लें कि जहाँ पर हमारा माइंड जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है, दैट इज़ ओवर कंक्लूजन। ठीक होगी बात? हम उसके स्पोर्ट के अंदर अपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। से इफ़ आवर माइंड बिकम्स इंटेंगल्ड एंड इट बिकम्स कन्फ्यूज्ड, देन वी आर हैविंग वन सॉल्यूशन, व्हाट मार्लो हिमसेल्फ सेज अबाउट दिस प्ले। तो मार्लो के मतलब अगर हम बात करते हैं और मार्लो को अगर हम देखते हैं कोरस के पर्सपेक्टिव से, या हम कहते हैं कि जो कोरस है इट इज़ द माउथ पीस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, तो वो जो एंडिंग पैराग्राफ है
वो हमें फास्टस को एक ट्रेजिक हीरो के तौर पे मानने को तैयार नहीं करता, बल्कि हमें पोइटिक जस्टिस की तरफ लेकर जाता है। और फिर हम थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ आते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं इस प्ले की, या रिवर्स एनालिसिस करते हैं इस प्ले का। गुड एंजल, द ओल्ड मैन हु इंट्रोड्यूस्ड दीज टू कैरेक्टर्स, क्रिस्टोफर मार्लो, द एलिमेंट ऑफ रिपेंटेंस, कन्फेशन, ये तो सारे क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स हैं। तो अगर आप इस एंगल से भी देखते हैं, सो इट मीन्स क्रिस्टोफर मार्लो was having certain Christian principles in his mind, ठीक है। और allegedly हम उसके मतलब क्या कहते हैं, that he was an atheist, so even an atheist was having some Christian principles। और एक atheist भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि yes, one should not cross the limits, knowledge is very good, one must try to attain that knowledge, but knowledge of all types, that is not needed, or any knowledge that is harmful to the existence of human beings or to the moral structure of the society, that knowledge should be discouraged, it should not be encouraged। So this is of course the end of our very long lecture on this topic। I hope so आपके काफ़ी हद तक जो है इस चीज़ के मतलब जो क्वेरीज हैं वो सेटिस्फाइड होंगी। So still I mean if you are having any question in your mind, so please go ahead and ask your questions। सॉरी यही तो चीज़ मैंने एंड पे आकर डिफ़ाइन की है कि ये अब आपने अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे इसको एनालाइज करना है, वेदर ही वाज ए हीरो और ही वाज ए विलन। तो अगर आप इसको मिडिवल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, देन ऑफ कोर्स ही इज़ ए डिप्रेव्ड विलन एंड वट एवर हैज़ हैपेंड टू हिम दैट वाज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। और अगर आप उसको रेनेसा के एंगल से देखते हैं, सिंस रेनेसा आई मीन इनकरेजेस टू गेट नॉलेज, then he is a martyr of knowledge, that he wants to know each and everything about this universe even at the cost of his soul। तो उस हवाले से तो आप उसको कह सकते हैं that he was a Renaissance hero, typical Renaissance hero। और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो उसके साथ हुआ है। बेचारा करना क्या चाहता था अल्टीमेटली, आई मीन ही वांट्स टू गेट नॉलेज। फाइन, एनी अदर क्वेश्चन? ओके फाइन, थैंक यू।